वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। कराची के इशूज़ पर हम बात कर रहे हैं। रशीद गोडल साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब और शरफुद्दीन मेमन साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। कादिर पटेल साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपने ब्रेक में जाने से पहले यकीनन बात सुनी होगी शरफुद्दीन मेमन साहब की। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, एथनिक बेसिस पे भी लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्टेरियन किलिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझाएं कि ठीक है, अगर इनकी बात मैं मान भी लूँ तो जब भी कोई इशू हाथ से निकल जाता है, पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठती हैं, जगहों का दौरा होता है, एक चीज़ पे मुशावरत होती है और कोई चीज़ अमल में आ जाती है, तो उसके बाद ये किलिंग पे रुक कैसे जाती है अगर ये पॉलिटिकल बुनियाद पर हो ही नहीं रही? तो आपकी बात दुरुस्त है। ये सवाल जो है तमाम जहनों में रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब एफर्ट्स करती हैं फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एफर्ट करके जब दोबारा सेटल होती हैं तो फिर गली कूचों मोहल्लों में लोग, या बहुत हद तक आप ये कह लें सपोर्टर या कभी कभार वर्कर, फिर उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और कराची की सूरत हाल जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्कर्स और सपोर्टर्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ कि हर आदमी ज़ाहिर है वो किसी न किसी मोहल्ले में रहता है, किसी न किसी का किसी भी जमात का वोटर है, तो हम ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको उसी तरह ऑन कर लेते हैं कि जी अगर कोई फ़लाँ ज़ात का मर गया तो वो हमारा हुआ, फ़लाँ ज़ात का मर गया तो वो उसका हुआ, चाहे वो ज़ाती झगड़े में बहुत जल्दी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कराची में पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना काम करके सेटल होती हैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झगड़े तो होते रहते हैं, फिर वो बढ़ जाते हैं, फिर मजबूरन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोबारा ऑन बोर्ड करना पड़ता है और वो आकर अपना रोल प्ले करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल इसलिए इफ़ेक्टिव है, लेकिन हर वक्त इतना हैवी विजिलेंस नहीं हो सकता जो नहीं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये फिर अपने वर्कर्स सपोर्टर्स को काम डाउन करते हैं कि आप रिटेलिएट ना करें, ये मैसेज अक्रॉस जाता है क्या? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने इन्फ्लुएंस के एरियाज़ में वोटर्स को, सपोर्टर्स को एक तो काम डाउन करते हैं और फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के निकलती हैं, उनके इजलास होते हैं, तो फिर जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो फील करता है कि जी अब ये सब साथ बैठे हुए हैं, अब हमारे पास शेल्टर नहीं है, क्योंकि जो कोई भी क्रिमिनल पकड़ा गया उसने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को एफिलिएटेड किया। तो फिर ये कहना तो गलत नहीं होगा पटेल साहब कि ये पॉलिटिकल किलिंग है, लेकिन शरफुद्दीन मेमन साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बुनियाद पर हो ही नहीं रहा है। तो दोनों की आपकी दोनों की बातों में तजाद है। नहीं जी, मेरी बात पूरी होने दें। तजाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको तजाद ना बनाएं। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को पॉलिटिकल एफिलिएटेड करने की कोशिश करता है ताकि उसका बचाव हो सके, लेकिन जब वो देखता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर वन पॉइंट एजेंडा पर मुत्तफिक हैं कि क्रिमिनल जो भी है वो हमारी सिफों में नहीं है, वो हमारा हो भी या ना भी हो, अगर कोई हमारा नाम भी लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो वो डिस्करेज होता है। तो शरफुद्दीन मेमन साहब की बात ठीक है कि ये पॉलिटिकल नहीं होता, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि शेल्टर लेने की। एक बात और, आपने एक बड़ी सेरासिल गुफ्तगू की मेरे दोनों भाइयों से मौजूदा चेंजेस के बारे में, मेरी तशनीगी रह जाएगी अगर मैं उस पर बात नहीं फरमाइए। देखिए, अभी आपने एक बात की कि MQM के हमसे अलहदा होने के बाद कराची के DIGs चेंज किए गए, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। IG सिंध हमारे MQM के दोस्त, हमारे कोलिशन पार्टनर थे, उसी दौरान IG सिंध जो है वो तब्दील हुए, और ये एक रिवायत रही है और हमेशा से एक प्रैक्टिस रही है, ये आपके महकमे में भी होगा कि जब कोई नया बॉस, नया चीफ आता है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी टीम बनाता है जहाँ वो कंफर्टेबल फील करता है। और पुराने जो DIGs थे वो भी बड़े मुहब्बे वतन थे, लेकिन शरफुद्दीन मेमन साहब कह रहे हैं कि बुरे ऑफिसर्स को अच्छे ऑफिसर्स से रिप्लेस किया गया है। तो एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि उन ऑफिसर्स को किसने लगाया था? नहीं करूंगा इससे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा उन्होंने, वो डिनाई कर रहे हैं। बात ये कि जो लोग सर्व कर रहे थे वो भी बहुत अरसे तक उन्होंने सर्व किया, काफ़ी टाइम सर्व किया और बहुत अच्छा सर्व किया, वो भी मुहब्बे वतन थे और ये भी मुहब्बे वतन हैं। तो जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि मुहब्बे वतन पुलिस वाले लगाए जाएं, तो जी आपकी पुलिस मुहब्बे वतन है, तब तो आज तक कराची में 105 पुलिस वाले टारगेट उनको मारा गया है। लेकिन ये जरूरी है कि मुहब्बे वतन होने के साथ साथ वो केपेबल भी हो, और शायद वो केपेबल नहीं थे, शायद इसीलिए उनको रिप्लेस कर दिया और नए IG ने कहा कि मैं अपनी टीम लेकर आऊंगा। आपकी पुलिस बड़ी कैपेबल है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि 105 पुलिस ऑफिसर कराची में कत्ल हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। उसके बाद भी आज भी आपका पुलिस ऑफिसर खड़ा है आपकी हिफाजत के लिए, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए। दुनिया के किसी शहर में 105 पुलिस ऑफिसर कत्ल नहीं किए गए।
तो वाकई मसाइल हैं, जैसे भी जिक्र किया रशीद भाई ने कि अब जैसे शेरशाह का सान्या था, तो वो तारीख का शायद पहला एफआईआर था जिसमें फौरन एफआईआर के वक्त नाम और वल्दियत भी बता दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो था गवाह, उसने वो ऐसा गवाह था कि उसको नाम भी पता था, उसको वल्दियत भी पता थी 17 लोगों की। ये प्रोटेक्शन देना भी पुलिस का ही काम है। अगर आप कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट पुलिस है तो वो विटनेसेस को शहजाद, मैं इस बात में थोड़ी बात करना चाहूंगा जी गोडल साहब। शहजाद, ये कादर पटेल साहब कह रहे हैं उस गवाह ने गवाह से पहचानने से इनकार दिया। वो कैसा गवाह था जिसने नाम लिखा? कादर पटेल यहाँ पे थोड़ा सा गलत बयानी कर रहे हैं। उन गवाहों को थ्रेट आई, उन गवाहों ने अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बचाने के लिए उनको गवाह से पहचानने से इनकार कर दिया। शरफुद्दीन साहब जो कह रहे हैं अभी कि कानून साजी हो रही है, अगर वो कानून साजी हो जाती है, गवाह जो पहचानता है, जब शनाख्त परेड होती है तो उसमें गवाह सामने शक्ल नज़र ना आए, तो ये कानून साजी अगर हो जाती है तो बेहतर होगा। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि यार मेरे ख़ानदान का एक बंदा अगर चला गया जी और मैंने गवाही दी और पीछे इतना क्रिमिनल अनासिर बाकायदा थ्रेट देते हैं कि भाई तुम्हारे घर के बच्चों को उड़ा देंगे, तो कोई भी आदमी, शरीफ आदमी जिसको पुलिस प्रोटेक्शन भी ना मिले और शनाख्त परेड में उसकी शक्ल भी नज़र आ जाए और उसके घर पे फ़ोन भी आ जाए, उसके घर पे धमकी कॉल भी आ जाए, तो वो फिर ऐसा ही करता है जिस तरह वहाँ उस वाक़े में हुआ है। फिर इसका मतलब है रशीद भाई को अभी तक हकीकत का पता नहीं है, इन्हें यही नहीं पता है। मुझे सब हकीकत तो पता है कादर भाई, मुझे सारी हकीकत पता है, मुझे सारी हकीकत तो पता है कि वो किस तरह वाक़या हुआ और कौन लोग थे, मुझे पता है सब वाक़या। लाइव देख रहे थे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लाइव देखने की बात नहीं, जो वहाँ के गवाहों ने बताया वो मेरे हल्के में तकरीबन 6 लोग मरे तो मेरे हल्के में थे। अच्छा, तो मैंने सारे उन लोगों से वाक़या तो हालत पूछे थे। तो अगर आप कहते हैं मुझे पता नहीं है तो यहाँ पे मेरी अर्ज सुन लेंगे आप कह रहे हैं कि गवाह ने लोगों को नहीं पहचाना, आपको यही नहीं पता 17 में से 3 लोगों को उस गवाह ने शनाख्त किया है। उसने बाकी 14 को कहा कि इनको मैं नहीं जानता। अगर वो डर रहा होता तो 17 के 17 को ना पहचानता। वो छूट गए, वो बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि गवाह ने पहचानने से इनकार कर दिया। सर 3 लोगों को गवाह ने पहचाना है, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, आपको नहीं पता। शरफुद्दीन गवाही देगा कि शनाख्त परेड जो होती है उसमें अगर चेहरा नजर आ जाए तो वो कोई भी आदमी, शरीफ आदमी अपनी जान बचाता। मेरे ख्याल में अगर आप कह रहे हैं कि 17 में से 3 लोग जो ऐसे थे, जो कानून साजी हो रही है, इसी बात पे कानून साजी हो रही है। वो 17 में से 3 लोग, उनका हुआ क्या? वो कहाँ पे? वो जेल में, वो जेल में 17 लोगों में से उसने 3 को, मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूं। मैं शरफुद्दीन मेमन साहब से पूछ लेता हूं। शरफुद्दीन मेमन साहब, क्या यही बात है, क्या 3 लोगों को पहचान लिया गया था उन 17 में से विटनेसेस ने? जी, कादिर पटेल साहब सही कह रहे हैं कि उसमें 17 लोग थे, 3 जो है उनकी वो शनाख्त हो गई थी और वो दूसरे 14 जो है उनकी वो शनाख्त नहीं कर पाया। मगर यहाँ मेरे ख्याल में पॉइंट इस पे अगर हम डिबेट करें कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो विटनेस के तौर पे जो भी सामने आना चाहता है वो अपनी जान को ख़तरे में या अपनी फैमिली को ख़तरे में नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही तो है। उसी वजह से ये जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है, देखिए अगर हम बात इस्लाह की करेंगे, अगर हम बात करेंगे, देखिए सियासत अपनी शरफुद्दीन साहब, ये बात आपकी सही है, पहले भी कह चुके हैं। मुझे ये बताइए, कानून साजी करना किसका काम है? जी, कानून साजी तो ज़ाहिर है, जैसे हमने कहा कि कैबिनेट ने इसमें ये तीनों जमातें जो मेन जमातें हैं ये शामिल हैं और इन्होंने इसको अप्रूव किया है, तो ये इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय भी नहीं है और इसमें कंसेंसस है। देखिए जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आपने मेरे ख्याल में ये जो बात जो चेंजेस की बात की, ये कादिर पटेल साहब ने एक बड़ी अहम बात की। जब भी कोई नया बॉस आता है वो कोशिश करता है कि अपनी टीम लेकर आए, मगर इसका मतलब ये नहीं है, मैं DIGs की बात नहीं कर रहा था, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं परफॉर्मेंस, देखें कहीं SHOs अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो जाहिर है उनको तब्दील किया जाएगा और वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी होना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं, अगर हमने ये ट्रेंड सेट करना है और ये मैसेज अगर जा रहा है, देखिए ये मैसेज जो है ये पूरे सिंध में जाएगा और कुछ सिंध में भी तब्दीलियाँ की गई हैं, तो ये मैसेज भी जाना चाहिए कि अगर आपने काम करना है, अपनी ईमानदारी के साथ भी काम करना है और एफिशिएंसी के साथ काम करना है, तो फिर आप जाहिर है उस जगह पर रहेंगे। लेकिन अगर आप शरफुद्दीन मेमन करेंगे तो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो इकदाम उठाया गया है ये पॉजिटिव वे में देखा जाए, इसको इस तरह ना देखा जाए। शरफुद्दीन मेमन साहब, आपको पता है कि कराची में हिस्ट्री रही है इन किलिंग्स की, और जब से ये हुकूमत आई है या पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हुआ है, और जो 2010 का साल था वो सबसे खराब साल था। टारगेट किलिंग जो है इंतहा से ज़्यादा हो गई थी, और उसमें अगर कानून साजी की ज़रूरत है और तीनों जमातें स्टेक होल्डर्स हैं वो कानून साजी नहीं कर पाई हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एफिशिएंट काम हुआ है और बड़ा
केपेबल काम हुआ है? नहीं, ये कानून साजी तो अब मैं तो अपने हवाले से बात करूंगा। नहीं, आपने अभी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया ना कि दे आर द स्टेक होल्डर्स, उन्होंने बड़े एफिशिएंट तरीके से एक मुस्बत काम करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि डीवेपनाइजेशन का प्लान जो है वो हमने भी यहाँ सिंध में भी बनाया, मगर एमक्यूएम ने भी अपना एक नेशनल असेंबली में दिया है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो पार्टीज हैं उनका अपने इस बात पे कि यहाँ पर हमें अमन व अमान लेकर आना है, असला से पाक करने के लिए। अब ये अगर नहीं होता तो एमक्यूएम क्यों वहां पर असेंबली में वो बिल देती? तो यहाँ पर ये कंसेंसस और यहाँ पर इसका मैं जवाब ले लेता हूँ, इसका जवाब ले लेता हूँ। गोडल साहब, 3-3.5 साल तो आप हुकूमत का हिस्सा थे, ये इतनी जरूरी अगर थी कानून साजी तो इसको क्यों नहीं किया गया? कोई रुकावट नहीं थी, कोई बड़ी ऑपोजिशन नहीं है सिंध में, फिर मसला क्या है? शहजाद, जैसा शरफुद्दीन मेमन ने कहा और आपके इल्म में भी है कि पूरे मुल्क से असले से पाकिस्तान का जो बिल जो था, डीवेपनाइजेशन बिल जो था, वो सिर्फ एमक्यूएम ने तो पेश किया, उसको असेंबली में लाया नहीं गया, उसको ले नहीं किया गया। बदकिस्मती ये है कि एक सिस्टम बना होता है कि स्पीकर के पास जमा होता है और वो ले होता है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे आता है। तो हमारा बिल तो अभी तक ले ही नहीं हुआ। तो हमारी तो कोशिश हमने की, लेकिन वो असेंबली के फ्लोर पे आएगी तो वो पास होगा। तो हमने तो अपनी तौर से पूरी कोशिश की है। और जो विटनेस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं जिसमें विटनेसेस को तहफ्फुज दिया जाएगा, वो उसके बिल का क्या हुआ? वो क्यों नहीं लेके आया गया असेंबली में? वो भी लेके नहीं, वो भी नहीं आया ना, वो तो कानून साजी ने पास कर दिया उसको, वो असेंबली में ले नहीं, सिंध असेंबली में। ठीक है कादर पटेल साहब, एक ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे क्योंकि सबसे बड़ी जमात इस वक्त आपकी है हुकूमत में। बिल्स के हवाले से बात बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद जो है हम इसी इशू पर मजीद बात के बतास। थोड़ा पानी दे।